So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11th, chapter number 8 Journal. लास्ट क्लास में हमने बैड डेट रिकवर्ड की ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट्स के साथ और ट्रांजेक्शन कर कर भी सीखा। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को आखिर कैसे ट्रीट किया जाता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में और हम बाद में उसके ट्रांजेक्शन कर कर भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन? बेसिकली बिजनेस नॉर्मली मेक्स एंड रिसीव पेमेंट थ्रू अ बैंक, यानी कि बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली है कि पेमेंट का आना, पेमेंट का जाना। बट बिजनेस में बैंक जब इन्वॉल्व हो जाता है, जब इन ट्रांजैक्शन में बैंक चेक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज सेल करी, 10 आइटम मैंने सेल कर दिए और उन 10 आइटम से जिसको मैंने सेल किया अपने डेटर को, वो क्या कह रहा है मैं आपको पेमेंट तो दूंगा, वो चेक में दूंगा, तो उसके अंदर बैंक इन्वॉल्व हो गया। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऐसे बनती है हमारी। यही सेम अपोजिट केस परचेज पे लगा देंगे हम। और क्या कर सकते हैं हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर? विदड्रॉ कैश, अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल लिया, कैश डाल दिया अपनी बैंक अकाउंट के अंदर। और बैंक चार्जेस, फॉर एग्जांपल कभी कभार हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ जो मिनिमम चार्जेस बैंक अपने काट लेता है, तो इस ट्रांजेक्शन में जो बैंक चार्जेस हमारी बैंक काटता है उसको भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है वो कटा है तो वो गया कहाँ पर है, उसको भी रिकॉर्डिंग की जाती है, तो उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। एंड देन आफ्टर इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेसिकली कि अगर मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है और मुझे नीड पड़ रही है 10,000 रुपए की, तब भी मैंने अपनी बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। यानी मेरे पास पैसे नहीं है तब भी मैंने बैंक से पैसे ले लिए अपने अकाउंट में से, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। और ये किसके साथ होता है? जिसका इंटरफेस बैंक के अंदर अच्छा होता है। लाइक जैसे कि मैंने कोई बैंक से लोन ले रखा है, उसका मैं लोन उसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे चुका रहा हूँ, और जो भी मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रखी है उसका जो मेरा मेरा जितना भी बिहेवियर इंटरफेस है वो बिल्कुल बेटर है। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसी किसी बैंक अकाउंट को मिलती है। तो जो ओवरड्राफ्ट जो हम उस टाइम तो हमारे काम आ जाता है, बाद में बैंक हमसे इंटरेस्ट समेत वो अमाउंट वापस ले लेती है। तो फिर उसी इंटरेस्ट की या उस अमाउंट की ओवरड्राफ्ट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम। तो बेसिकली ये सारी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर, कि बैंक अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। सो पर्सनल अकाउंट अगर वो होता है तो पर्सनल अकाउंट के ही रूल लगेंगे सारे। तो पर्सनल अकाउंट के ही सारे रूल लगने के बाद ही उसको उसी के बेस पर उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट यानी जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है और जो मेरे पास से जा रहा है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो यही सेम रूल हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लगता है जब हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आप माइंडसेट बना के चलो कि जब भी बैंक ट्रांजैक्शन आए तो ये समझ जाओ ये पर्सनल अकाउंट है और इसके अंदर पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगना है। इन द सेंस डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। आगे बढ़ते हैं। इफ अ चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते समय आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि आगे चल के मैंने फॉर एग्जांपल कोई ट्रांज़ैक्शन करवाई और मैंने इसका यूज़ कर लिया और आपको पता ही नहीं है, तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए मैं अभी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि किसको क्या कहा जाता है। सो इसमें बता रखा है, मैंने लिखा है कि इफ अ चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चेक रिसीव्ड हुआ है, मुझे कोई चेक रिसीव्ड होने के बाद मैंने उसको डिपॉज़िट किया ही नहीं उसी तारीख को अपनी बैंक में। जैसे कि मुझे आज की तारीख में कोई चेक मिला है और मैंने आज की तारीख में उसे डिपॉज़िट ही नहीं किया, तो उसकी ट्रांज़ैक्शन कैसे होगी? तो जब भी मैं उस चेक की डिपॉज़िट करने की ट्रांज़ैक्शन करूँगा तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं करूँगा। मैं बैंक अकाउंट की जगह लिखूँगा चेक चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट करके मैं उसको टाइटल दूँगा एंड देन आफ्टर मैं ट्रांज़ैक्शन कर सकूँगा।
बट ये केस तभी अप्लाई होगा जब अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर अपना चेक सेम डे पर डिपॉजिट ना करें। तब हम जब भी करेंगे तो बैंक अकाउंट की जगह चेक्स इन हैंड को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं हम। When check is deposited, so bank account is debit and checks in an account is क्रेडिट। सो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी ये वाली ट्रांजैक्शन कर देते हैं 1-2 दिन बाद जब भी, तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे करें? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मेरा बढ़ गया, टू चेक्स इन हैंड यानी जो मेरा पैसा रुका हुआ तो वो क्रेडिट हो गया। तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। अभी हो सकता है आपको सिर्फ आइडिया आ रहा हो और ट्रांजैक्शन बनानी ना आ पा रही हो अपने माइंड में। तो ये जभी क्लियर होगा जब हम अपनी ट्रांजैक्शन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो हम इसके करने के बाद ही कुछ मैं ट्रांजैक्शन, कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इफ द चेक इज़ डिपॉजिटेड ऑन द डे, इट इज़ रिसीव्ड बैंक अकाउंट एज़ डेबिटेड, नॉट चेक्स इन एन अकाउंट एज़ क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, आपको आज की डेट में कोई चेक रिसीव्ड हुआ और आपने आज की डेट के अंदर ही उसको अपनी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो उसके अंदर चेक्स इन हैंड अकाउंट का जो टाइटल है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सिंपल और सिंपल बैंक अकाउंट एंड देन जो भी हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं कैश की, वो इन्वॉल्व्ड होगी सिर्फ़ और सिर्फ़। ये कब का केस है? जब हम सेम डे पर अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी बैंक के अंदर, ये जब का केस है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स इज मच अमाउंट लाइंग डिपॉजिट इन द बैंक्स ऑफ अकाउंट। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बैंक का ज्यादा शो हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या होती है कि हमारे अकाउंट के अंदर अच्छा पैसा डिपॉजिट है, यानी कि मच अमाउंट लाइंग डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ अकाउंट। जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस में हमारा क्या दिखा रखा हो, बैंक अकाउंट दिखा रखा हो, तो हम समझ जाना चाहिए इसका मतलब ये होता है कि हमारा मच अमाउंट लाइक डिपॉजिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ज्यादा अमाउंट हमारा डिपॉजिट है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। सेम इसका अपोजिट कर देते हैं हम। अगर हमारा पैसा, हमारे अकाउंट बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में है, पहले क्या था डेबिट साइड में था, अब क्रेडिट साइड में है, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मच अमाउंट इज ओवरड्रो एंड पेबल टू द बैंक, यानी कि हमने बहुत अमाउंट जो है वो ओवरड्रोन कर लिया है, बैंक से निकाल लिया है और हमें पे करना है बैंक को। तो बेसिकली लायबिलिटी टाइप का कुछ क्रिएट हुआ हमारा यहाँ। बुक्स ऑफ अकाउंट डेबिट में हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे अकाउंट में जो है वो अच्छा खासा पैसा लाया कर रहा है। और यही अपोजिट कर दें, क्रेडिट में हो तो काफी कुछ पैसा मेरे अकाउंट से निकल चुका है और मुझे बैंक को देना है, मेरी देनदारी है। तो ये सब थे हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पार्ट की किस चीज को क्या कहा जाता है, अगर मेरे चेक्स रिसीव हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे, किस डेट को मैं अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये सभी ट्रांजेक्शन जो है वो हमने सीख ली। आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी थ्योरी के पार्ट के अंदर कोई डाउट है कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है तो आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नो इश्यू, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बता दूँगा। सो अब हम मूव करते हैं ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। ट्रांज़ैक्शन से सीखते हैं कि जो-जो हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या कह रही है हमसे, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि कैश को डिपॉजिट किया गया है बैंक के अंदर कितने रुपए से, 50,000। 50,000 को उसे बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक मेरा इंक्रीज हुआ है, तो क्या कर दूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से, एंड देन आफ्टर इज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं हम। डेबिट इज द रिसीवर, जो कि यहाँ हो रहा है,
क्रेडिट इज द गिवर। क्लियर। सो इसका नरेशन लिखें तो यहाँ लिख दीजिए कि कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये नरेशन भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया गया है बैंक से। तो क्या होगा, कैश बढ़ा है मेरा, कैश अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। एंड देन आफ्टर इज टू बैंक अकाउंट क्रिएटेड, बैंक कम हो गया मेरा, कितने रुपए से, 10,000। 10,000 का मैंने भाई अमाउंट लिख दिया ये। अब यहाँ भी हमारा साफ साफ पर्सनल अकाउंट का रूल हो रहा है, देखो डेबिट क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है, यानी कि जिसे, ओ सॉरी, डेबिट क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, जिसको पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं। डेबिट इज द रिसीवर, और बैंक से पैसा कट रहा है तो क्रेडिट इज द गिवर। सो उसका नरेशन लिखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। बेसिकली मैंने क्वेश्चन भी शॉर्ट फॉर्म में ही बनाए हैं, तो नरेशन और हमारा क्वेश्चन काफी मैच मैच होता हुआ दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए मतलब दोनों का सेम है, कैश ऊपर भी निकाला गया है, कैश यहाँ भी निकाल रहे हैं हम। कैश, बट ऊपर क्या वो केस है, देखिए कैश निकाला तो गया है, बट वो पर्पस क्या है हमारा, ऑफिस के यूज के लिए है। अब हमारा पर्पस जो है पर्सनल यूज के लिए है, कि जो मैं पैसा निकालूंगा वो खुद ही इस्तेमाल करूंगा। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और बैंक से जो भी हम पैसा निकालते हैं उसको क्या, बैंक नहीं, जो भी हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं चाहे वो कहीं से भी निकाला हो, उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट क्रेडिट 20,000। अब मैं बार बार डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर नहीं लिखूंगा, तो मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमारा लाई कर रहा है कि डेबिट जो हो रहा है रिसीव्ड हो रहा है, और क्रेडिट जो है गिवर हो रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन लिखिए, कैश विथ ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। सो ये नरेशन भी हमने पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथी ट्रांजैक्शन पे। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, यानी कि पेमेंट दी है हमने क्रेडिटर को चेक से। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, पेमेंट दी जा रही है, किसको दी जा रही है, राहुल को, राहुल को रिसीव्ड हो रही है, तो राहुल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि राहुल को रिसीव हो रहा है पैसा। डेबिट कर दिया भाई, कितने रुपए से, 60,000 रुपए से। अब कम क्या हो रहा है, दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने 60,000 से, विथ अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। इसका नरेशन लिखिए, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। ये नरेशन भी कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ नरेशन, वो नरेशन कह रहे हैं, हाँ फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं हम। चार्जेस पे टू, और चार्ज बाय बैंक, यानी कि चार्जेस पे किए जा रहे हैं, और वो चार्जेस कौन चार्ज कर रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है। इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी हमारी, बैंक चार्जेस
रिसीव्ड हो रहे हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। गिव दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 500 अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। इसका नरेशन लिखिए, चार्जेस पे बाय बैंक, या फिर ये लिख दीजिए चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। कुछ भी लिख दीजिए, बस एंट्री हमें समझ में आनी चाहिए कि इसमें हो क्या रखा है। ठीक है, सिक्स ट्रांजेक्शन पे मूव्ड होते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमसे कि checks received from a debtor and not deposited in the bank on same day, यानी कि चेक जो है वो क्या हो रहा है, हमें रिसीव तो हो रहे हैं डेटर से, बट हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं सेम डे पे। तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी? सबसे पहली चीज, हमसे कहा गया है कि चेक हमें रिसीव्ड हो गए डेटर से, और हम रिसीव करने के बाद हमने सेम डे पर ही उनको जो है वो डिपॉजिट नहीं किया। क्या होगा इसका ट्रांजैक्शन? इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड देन टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ये वाली हो गई हमारी ट्रांजेक्शन। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, बट मूव ऑन करने से पहले हमें इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो नरेशन हम इसका पुट करते हैं। नरेशन पुट कर दीजिए आप इसका कि चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। नरेशन भी लिख दिया, ये लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो आगे मूव करते हैं हम। देन आफ्टर चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक नेक्स्ट डे, यानी कि वो चेक जो है हमने डिपॉजिट कर दिए अगले दिन, तो बैंक जो है बढ़ गया, बैंक को रिसीव्ड हुए हैं पैसे, वो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। टू चेक्स इन हैंड अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख यहाँ आ गए, 1 लाख यहाँ आ गए। पर्सनल अकाउंट भी डाल दिया हमने। अब सेवन ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ट्रांसफर टू फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में, और वो अमाउंट कितना है, 80,000 रुपए का। तो यहाँ पे पहला तो एक बैंक हमारा वो क्या हो रहा है, डेबिट होगा। और डेबिट होने वाला बैंक कौन सा है, पीएनबी, क्योंकि एसबीआई से बैंक, एसबीआई टू पीएनबी लिख रहा है, यानी एसबीआई से पैसे जा रहे हैं पीएनबी को। तो यहाँ लिखेंगे हम पीएनबी डेबिटेड 80,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कौन सा, एसबीआई 80,000। ये भी हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ, यानी कि बैंक ने जो है वो पेमेंट पे करी है किसके बदले,
फर्म के बदले। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी हमारी? इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी कि अगर फर्म ने कोई पेमेंट पे करी है हमारे बदले, तो वो इंश्योरेंस ले रखा होगा हमने, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा। तो यहाँ पे कर देंगे हम इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 90,000। सो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई बैंकिंग की। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किन किन तरीकों से उनको किस नेम से ट्रीट किया जाता है। और साथ ही हमने कुछ कुछ ट्रांजैक्शन भी करी, कुछ क्वेश्चंस भी किए, ताकि हमारे जो कुछ भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गया हो कोई ट्रांजैक्शन में, कोई क्वेश्चन में या किसी वीडियो के पार्ट में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको वीडियो समझ में आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।